हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका विनय स्मार्ट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा टेंस है। टेंस जैसे हम लोग काल के नाम से जानते हैं, और टेंस जो है इंग्लिश की एक आधारभूत संरचना है, आप बोल सकते हैं। क्योंकि टेंस के बिना आपको इंग्लिश समझना बहुत ही मुश्किल होता है, तो टेंस को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ टेंस जो है यह आपका सीएफ के सिलेबस में भी है, सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में भी है, और अब कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम दिलाएंगे यदि उसमें इंग्लिश रहेगा सिलेबस में, तो टेंस आपको किसी भी हालत में पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं टेंस के बारे में। टेंस किसे कहेंगे यदि बोला जाए तो यह किसी भी कार्य के समय और अवस्था को व्यक्त करता है, प्रकट करता है। ठीक है, टेंस की बात करें तो तीन टाइप के होते हैं। हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया, जिससे हम लोग वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। पास्ट अर्थात भूतकाल, और फ्यूचर मतलब आपका भविष्य काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपका प्रेजेंट मतलब अभी जो चल रहा है, अर्थात मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है, तो यह हमारे क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। पास्ट टेंस क्या होगा कि मैंने अभी तुरंत पानी पिया है, था मैं पानी पी चुका हूँ, तो यह क्या हो गया, आपका पास्ट हो जाएगा। फ्यूचर मतलब क्या होगा, मैं कल दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यह आपका फ्यूचर हो गया, भविष्य वाली बात हो गया, जिस तरह से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी के एक सब डिवीजन होता है, अर्थात इसके कुछ अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं। जैसे आपका इंडिपेंडेंट हो गया, कंटिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों के लिए भी लागू होता है। ठीक है, अर्थात प्रेजेंट इंडिपेंडेंट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। उसी तरह से पास्ट इंडिपेंडेंट होगा, पास्ट कंटिन्यूस होगा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडिपेंडेंट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो फिलहाल आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आपका प्रेजेंट इंडिपेंडेंट रहेगा और प्रेजेंट कंटिन्यूस रहेगा। इन दोनों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ओके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए कुछ कंफ्यूजन पेयर होता है, जैसे कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस में बहुत सारे एक आपको कंफ्यूजन देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर मैं कंफ्यूजन पेयर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कहाँ क्या किसमें कंफ्यूजन होता है, तो इन सब कंफ्यूजन जो होता है उसको हम लोग इस वीडियो में दूर करने का प्रयास करेंगे, और निश्चित रूप से आपका ये कंफ्यूजन दूर होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट की बात करें तो यह कब कब यूज होता है, तो देखिए जिससे कि आपका रेगुलर एक्शन रहता है। ठीक है, रेगुलर एक्शन का मतलब कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं वो डेली कर रहे हैं, किसी छोड़ छोड़ के नहीं बल्कि उसको रेगुलर कर रहे हैं, तो वो हमारा नियमित कार्य हो गया। जैसे कि आई कम हियर डेली। ठीक है, जैसे कि आपका आई टीच यू एवरी डे, अर्थात मैं आपको डेली पढ़ाता हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, यह मेरा नियमित कार्य हो गया, यह मेरा रेगुलर एक्शन हो गया। ठीक है, इरेगुलर एक्शन की बात करें, अनियमित कार्य की बात करें, तो ऐसा कार्य जो कि अनियमित होता है, जो कभी कभी होता है, रोजाना नहीं हो पाता है, तो ये हमारा अनियमित कार्य हो जाएगा। ठीक है, हैबिट्स की बात करें कि आपका हैबिट क्या है, आपका हैबिट पढ़ना है, मेरा हैबिट क्या है, पढ़ाना है, तो ये हमारा हैबिट के तौर पर हो गया। यूनिवर्सल ट्रूथ अर्थात जो सभी के लिए सत्य हो, जैसे कि आपका पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल है। ठीक है, द अर्थ इज राउंड, तो पृथ्वी गोल है मतलब सभी जानते हैं गोल ही है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, मतलब कि पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए ट्रूथ नहीं है, बल्कि सभी व्यक्ति के लिए, अर्थात विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं सभी के लिए क्या है, पृथ्वी गोल ही है, अर्थात सभी के लिए क्या है, वो ट्रूथ है, वो सभी के लिए क्या है, सत्य है, अर्थात इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, इन चारों कंडीशन में हम लोग प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का फार्मूला लगाएंगे। ध्यान दीजिए इन चारों कंडीशन को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे कंडीशन भी होते हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश का न्यूज़ पेपर पढ़ते होगे, तो इंग्लिश का जैसे न्यूज़ पेपर पढ़ते होगे तो आपको हेडलाइंस जो होती है उसमें आपको प्रेजेंट इंडिपेंडेंट भी देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट के अलावा और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जनरली क्या होता है हमारा, ये हेडलाइंस आपका प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में ही होता है। ठीक है, स्पोर्ट्स की कमेंट्री की बात करें तो यह आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। ठीक है, जैसे कि आपका सचिन स्ट्राइक द बॉल एंड ऑफ इट गोस अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। ठीक है, तो इस तरह से जो कमेंट्री जो कर रहा है ये भी आपका प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, मैं अभी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा हूँ कि आखिर में सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो इन सबको आप ध्यान दीजिए कि कहाँ कहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है, ओके, इसके साथ साथ देखिए यदि
कोई भी निकट भविष्य में कुछ हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी प्लान कर रहे हैं, तो उस कार्य को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं निकट भविष्य के लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ, जैसे कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो निकट भविष्य में कुछ ऐसे संभावना नहीं बनती है, तब भी आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग होता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पर, द प्राइम मिनिस्टर लिव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। ठीक है, अर्थात जो प्राइम मिनिस्टर साहब जी हैं वो अगले हफ्ते क्या करेंगे, चाइना को छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका फ्यूचर के लिए, कुछ भविष्य निकट भविष्य के लिए आपका प्लान करने के लिए भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग हो पाएगा। ठीक है, ओके। फार्मूला की यदि हम लोग बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें। ठीक है, सब्जेक्ट पहले होता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, आप जानते होंगे वर्ब का 3 फॉर्म होता है, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, आपका थर्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग गो का लेंगे, गो हमारा वर्ब है तो गो का वेंट हो जाएगा सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म आपका गॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, ध्यान ये देना है कि यदि सब्जेक्ट क्या हो, आई, वी, दे, यू और प्लूरल फॉर्म हो। ठीक है, प्लूरल मतलब होता है आपका बहुवचन, अर्थात एक व्यक्ति से एक से अधिक व्यक्ति का होना है, आपका प्लूरल फॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यदि आई, वी, दे, यू और प्लूरल हो तभी यह फार्मूला आपका यूज होगा पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, अपन नेगेटिव फॉर्म की बात करें तो जही सी बात इसमें क्या यूज होगा, तो आपके डू नॉट का यूज होगा। डू नॉट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डोंट के नाम से भी जानते हैं, जैसे डोंट वॉक, ठीक है, डोंट रीच, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं जनरली अपने डेली लाइफ में। तो नेगेटिव में आपका डोंट यूज होगा, फिर वर्ब पर फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, अपन लोग इंट्रोगेटिव या फिर क्वेश्चन फॉर्म की बात करें तो जो डू जो होता है, ठीक है, जो यहाँ पर डोंट लगा हुआ है, जो डू जो होगा वह सामने आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। परंतु ध्यान दीजिए यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, डू जो होगा सामने आएगा, और नॉट क्या होगा, तो नॉट आपका सब्जेक्ट के पश्चात आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डू नॉट को, जो डू और नॉट को अलग अलग किए हैं उसको हम लोग एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि आपका डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, हम लोग डोंट बोलेंगे, तो डोंट शुरू आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये थी बात हमारे, यदि सब्जेक्ट क्या हो, आई, वी, दे, यू और प्लूरल फॉर्म में हो। ठीक है, यदि यही बात हमारे का सब्जेक्ट यदि क्या होता है, ही, सी, इट, नेम होता है, अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है, तब की कंडीशन में क्या होता है, वर्ब के पश्चात वर्ब में क्या लगता है, तो आपका एस या फिर ईएस लगता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, वह जाता है। ठीक है, वह जाते एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही यूज होगा, और जाना मतलब क्या, गो होता है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोला कि वर्ब में क्या लगता है, आपका एस या फिर ईएस लगता है, एस या फिर ईएस लगता है, तो यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, ईएस लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ही गॉज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ही, सी, इट, नेम या फिर कोई भी आपका सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। सिंगुलर मतलब होता है आपका एक वचन में कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो वह आपका क्या होगा, एस या फिर ईएस रहेगा, और ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर को छोड़कर बाकी कोई सभी यदि सब्जेक्ट रहेंगे तब भी कंडीशन में आपको एस या फिर ईएस बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है, देखिए यदि हम लोग नेगेटिव की फॉर्म बात करें, जिस तरह से यहाँ पर डू का डू नॉट हुआ था उसी तरह से यहाँ पर डज का क्या हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन मार्क की बात करें या फिर इंट्रोगेटिव की बात करें, जो डज जो होगा वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, उसके पास आपका वर्ब आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करें तो डज शुरू आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, या फिर यदि हम लोग डज और नॉट को अलग ना लिखना चाहें तो आपका डायरेक्टर डजन लिख सकते हैं, डजन के पश्चात आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो हमने इन सब पहलुओं को समझा। अब हम लोग कुछ सेंटेंस है यहाँ पर दिया गया है जिसको हम लोग करेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला जो दिया गया है, व्हाट ही नोज अबाउट यू। ठीक है, तो देखते हैं कि आखिर में सही सेंटेंस है या नहीं। ठीक है, तो यह आपका गलत सेंटेंस है। ठीक है, गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो
हम जानते हैं हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है, क्या हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज क्या होता है, जब हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो आपका डू यूज होता है या फिर डज यूज होता है, ठीक है। परंतु आपको यहाँ पर ना तो डू दिखने को मिल रहा है ना तो डज दिखने को मिल रहा है, कोई भी हमको देखने को नहीं मिल पा रहा है। इसकी कंडीशन में हम लोग ये हमारे क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो सही क्या होगा, व्हाट डज ही नो अबाउट यू, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, सही सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यदि टेंस के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो सही गलत के फॉर्म में ही पूछा जाता है, ठीक है। ओके, देखते हैं अगला जो हमारा देख लेते हैं, आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू, ठीक है। देखिए ये सही है या नहीं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डच का तो प्रयोग करना था परंतु डच का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सही है, क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड जो हुआ है, ठीक है, वर्ड का जो प्रयोग हुआ है इट इज नॉट यूज एज क्वेश्चन, ठीक है। मतलब जो वर्ड का जो प्रयोग हुआ है यह क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं हुआ है, बल्कि वर्ड का जो प्रयोग हुआ है यह आपका कनेक्टर की फॉर्म में यूज हुआ है। अर्थात जो वर्ड जो है यह दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। पहला सेंटेंस का होगा तो आई डोंट नो, अर्थात मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस का होगी ही नोज अबाउट यू, अर्थात वह तुम्हारे बारे में जानता है, ठीक है। मतलब मैं नहीं जानता, व्हाट ही नोज अबाउट यू, अर्थात इसको हिंदी का देखें तो मैं नहीं जानता कि वह तुम्हारे बारे में जानता है, ठीक है। तो ये हमारा व्हाट क्या हो गया, कनेक्टर के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए इस तरह से अगला तीसरा जो दिया गया है यहाँ पर, appeal of the victims to transfer the cases related to riots to some other states not affect the merit of the case, ठीक है। देखते हैं इसमें आखिर में सही है या गलत। इसको यदि हम लोग पहचानने का प्रयास करें तब देख लेते हैं कि आखिर में यह क्या है। तो जानने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यह सही है, ठीक है। आपको लग रहा होगा यहाँ पर क्या अदर स्टेट्स है, ठीक है। तो ये हमारा प्लूरल फॉर्म हो गया। हम जानते हैं कि प्लूरल फॉर्म में क्या लगता है, उस पर डू लगता है, क्या लगता है, डू लगता है, ना कि डज लगता है। तो अर्थात ये सही है, ठीक है। परंतु यहाँ पर क्या होता है कि बहुत से बच्चे भूल करते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता, ठीक है। यहाँ पर जो अदर स्टेट जो है यह डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते कि यहाँ पर आपका जो अदर स्टेट क्या है हमारा, ये एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेन सब्जेक्ट की बात करें तो मेन सब्जेक्ट क्या है आपका, द अपील। क्या है हमारा मेन सब्जेक्ट, द अपील ऑफ विक्टिम्स। ये हमारा क्या है, द अपील क्या है हमारा मेन सब्जेक्ट है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज हुआ। तो द अपील क्या प्रकार का हमारा सिंगुलर फॉर्म है, क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म होने के कारण जो डू होगा, डू जो है ये गलत हो जा रहा है। तो हमारा सिंगल फॉर्म होने के कारण क्या होगा, डज नॉट होगा। क्या होगा, डज नॉट होगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि अपील जो है ये तो हमारा क्या है, वर्ब है, ठीक है। परंतु अपील एक टाइम में नाउन के भांति भी व्यवहार करता है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब किसी भी वर्ड के आगे कोई सा भी यदि आर्टिकल्स लगा रहता है, ठीक है, या फिर ए लगेगा, AND या फिर द, कोई सा भी आर्टिकल लगा रहेगा तो पी कंडीशन में उस वर्ड को हम लोग वर्ब नहीं कहेंगे। इसको ध्यान देना, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना कि प्रीपोजिशन के बाद जो कोई भी वर्ड होगा, जैसे कि यहाँ पर सम क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद हमारा वर्ड क्या है, हमारा अदर स्टेट्स है। प्रीपोजिशन के बाद जो भी हमारा वर्ड आएगा वह क्या होगा, वह आपका सब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि वह आपका क्या होगा, वह आपका ऑब्जेक्ट होगा। इसको भी ध्यान देना विशेष तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो अदर स्टेट को हम नहीं बोल सकते कि यह सब्जेक्ट के भांति कार्य कर रहा है, ठीक है। आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, तो आपका मेन सब्जेक्ट अपील है, ठीक है। तो अपील के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज होगा। तो डू जो होगा आपका डज में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो क्या होगा कि जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा है वह हमारे क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे कि मैं आपको बोलते बोलते पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। मतलब मैं अभी काम कर रहा हूं, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं। तो अभी जो मैं काम कर रहा हूं मेरा क्या होगा, तो वही मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएगा,
ठीक है। ओके, तो इसी को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नाम से जानेंगे, है ना। इसके साथ क्या होता है कि बहुत सारे कार्य ऐसे भी होते हैं जो वो तो होते ही रहते हैं, मतलब वो निरंतर रूप से कार्य कर रहे हैं, परंतु हमको वह दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। इस तरह के घटना को भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कि आपका कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड, ठीक है, मतलब कोस्टल एरिया जो होती है हमारा, वो क्या हो रहा है, वो लगातार जल के अंदर घुसते ही जा रहा है, वो जलमग्न होते ही जा रहा है, ठीक है। अर्थात वहां पर गति क्या हो ही रही है, परंतु हमको दिखाई नहीं दे पा रही है। तो इस तरह के सेंटेंस को भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत शामिल करेंगे। अगला देखिए, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, अर्थात जनसंख्या क्या हो रही है, दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इससे भी हम देख नहीं पा रहे हैं, परंतु यह गति तो हो ही रही ना वर्तमान में, ठीक है। तो निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, ठीक है, इससे मैं कल मुंबई जा रहा हूं, ठीक है। हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी निकट भविष्य को देखते हुए कुछ कार्य को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट क्या सिंपल टेंस का भी प्रयोग करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम लोग निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए भी क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। तो इन दोनों बातों को आप लोग ध्यान दीजिए। ओके, फार्मूला देख लेते हैं। आप लोगों को तो फार्मूला पता ही होगा, कुछ देख लेते है ना, देख लेते हैं एक नजर से। यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वर्ब में आपका आईएनजी जुड़ेगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव फॉर्म की बात करें तो आपका हेल्पिंग वर्ब जो है आपका इज एम आर, उसके बाद आपका नॉट लगेगा, और नॉट के पश्चात आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपका हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा इज एम आर जो रहेगा वो सामने में आ जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करें तो इज एम आर सामने में आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट लगेगा, उसके बाद आपका वर्ग प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। या फिर इसको यदि आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तब कि आपका इजेंट या फिर ऑरेंट लिख सकते हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पर ध्यान देना, जो इजेंट तो हम लोग इज नॉट पढ़ेंगे और आरएंट तो हम लोग और नॉट पढ़ते हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारे पास एमेंट नहीं होता। एमेंट क्या होता है, एमेंट का कोई भी हमारा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, उसका कोई विस्तारित रूप नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको एम नॉट नहीं लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम लोग एम नॉट की जगह हम लोग आर एंड का प्रयोग करते हैं, अर्थात और नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे कि आपको क्वेश्चन टैग के बारे में पता होगा, ठीक है। जैसे यहाँ को दिया गया है कि आई एम फाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग हम लोग इसको बनाएंगे तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था कि एमंट आई होना चाहिए था। क्या होना था, एमंट आई, परंतु हम लोग एमंट बिल्कुल भी नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, अर्थात यह विस्तारित रूप नहीं है, इसलिए हम इसको एमंट नहीं लिख पाते हैं। इसीलिए हम लोग एम के जगह क्या यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। इसका तो आर एंड लिख सकते हैं, इसलिए आर एंड क्या हो जाएगा, आर एंड आई हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप स्कूल टाइम में इसको कुछ गलत पढ़े होंगे, परंतु आप इसे अभी सुधार लीजिए, ठीक है। इज एम आर की बात करें तो इज किसके साथ यूज होता है, तो आपका ही सी ई नेम और कोई भी सिंगुलर पर्सन के साथ यूज होता है। एम की बात करें तो आपका आई के साथ प्रयोग होता है। आर की बात करें तो आपका यू वी दे आल या फिर आपका कोई भी प्लूरल फॉर्म में रहेगा, उसके लिए यह यूज होता है, ठीक है। जैसे कि आपका यू आर गोइंग टू मार्केट, अर्थात तुम बाजार जा रहे हो, ठीक है। जैसे कि आई एम प्लेइंग अ फुटबॉल, अर्थात मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है। इज की बात करें तो ही इज प्लेइंग विथ मी, अर्थात वह मेरे साथ खेल रही है, ठीक है। इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि माई फादर इज वर्किंग इन अ बैंक एंड माई ब्रदर इज स्टडिंग इन अ स्कूल, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वर्ड जो दिया गया, जो सेंटेंस जो दिया गया हमारा गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही क्या होता है, रूटीन को ध्यान देते हैं। रूटीन मतलब कि ऐसे कार्य जो नियमित गत तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए वहां पर हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं, ना कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, माई फादर वर्क्स इन अ बैंक एंड माई ब्रदर स्टडीज इन अ स्कूल, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए इसको, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वाक्य जो हमारा यहाँ पर बोल रहा है वह रूटीन में है, वह डेली हो रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पर रूटीन होने के कारण यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि आपका सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। परंतु कुछ ऐसे भी रूटीन होते हैं जिस कुछ कम समय के लिए होता है, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पर नहीं हो पाता है, कुछ रूटीन में शामिल नहीं हो पाता है। जैसे कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाउअडेज, अर्थात मैं अभी क्या कर रहा हूँ, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये कुछ समय के लिए तैयारी करना, ठीक है। रूटीन में हमारे नहीं है कि हम लोग उसको नियमित तौर पर हम लोग तैयारी ही करेंगे, अभी वर्तमान नाउअडेज, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यह रूटीन में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। हमने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में और हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल को हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे नाम से भी जानते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इन सब ने अर्थ को भी जानिए आप लोग, इससे कंफ्यूज होने से बचिए, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज का हमारा टॉपिक। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। चैनल पर यदि नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपको सूचना तुरंत प्राप्त हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।